नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी वक्त की है जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, जीपीआरएस लोकेशन की कोई सुविधा नहीं थी, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज की घटना भी उसी वक्त की है, वर्ष 1996 की। एक उस समय बहुत सनसनीखेज घटना हुई थी। तारीख थी 24 अप्रैल। घटना स्थल था बांदा। बांदा के गांव अरबई के पास गांव के कुछ लोग भागते हुए सुबह 9:30 बजे थाना कोतवाली बांदा में आए और उन्होंने बताया कि साहब बड़ा गजब हो गया। रेल की पटरी पर 5-6 नौजवान लड़कियों का शव छत विछत पड़ा हुआ है। 5-6 लड़कियों का नाम सुनते ही जो भी वहां थाने पर उपस्थित था, सबके होश उड़ गए। इंस्पेक्टर कोतवाली सादे में ही चप्पल पहने हुए गाड़ी पर बैठे और भागे अपने सिपाहियों के साथ। वहां पे जाके जो उन्होंने मंजर देखा, उनकी भी रूह कांप गई। करीब 100 मीटर 150 मीटर के इलाके में लड़कियों के, महिलाओं के तमाम कटे फटे अंग पड़े हुए थे। एक साबित धड़ पूरा का पूरा 2 पटरियों के बीच में था। बाकी सब इधर उधर छितराए हुए थे। सब लड़कियां थीं, क्योंकि सबके जो कपड़े थे वो शलवार कुर्ता या साड़ी जैसे थे। कहां से शुरू किया जाए ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर यह तय किया गया कि कपड़ों के आधार पर शव के अलग अलग पार्ट इकट्ठा करके पहले यह गिन लिया जाए कि ये कुल कितने शव हैं। यह सूचना आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई। सारे गांव वाले वहां उमड़ पड़े। खैर, अलग अलग अंगों को उनके शिनाख्त, रंग, कपड़ों के कलर के आधार पे अलग अलग किया गया, तो कुल 4 यंग लड़कियों की शव एक साथ मिले। वहीं रेल के किनारे पटरियों के पास, रेलवे लाइन के किनारे पटरियों के पास उनको अलग अलग रख लिया गया। आसपास के लोग आते रहे। इस बीच में उन लड़कियों में से ज़्यादातर के कपड़े फट गए थे, शरीर पर से निकल गए थे। सिपाहियों ने, उनके पास गमछे होते हैं, और उधर खासकर बुंदेलखंड में, बांदा और चित्रकूट की तरफ सामान्य रूप से सिपाही भी गमछा बांध लेते हैं या गमछा गले में लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर, जो सामान्य टेम्परेचर है, वो बाकी सब जगह से सबसे ज़्यादा हुआ करता है। सिपाहियों ने अपने अपने अंगोछे उनके शरीर पर, जो खुले हुए शरीर थे, उन पर डाल दिए। सिर्फ सिर के भाग को खुला रखा। जो भी सिर थोड़ा बहुत सही सलामत था, उनको खुला रखा, ताकि जो भीड़ आ रही है उसको पहचानने में आसानी हो कि ये कौन सी लड़कियां, कहाँ की औरतें हैं। तब तक आसपास के लोगों में मरमरिंग शुरू हुई, जो देखने आए थे कि फलां की लग रही है, ढिकाना की लग रही है। शुरू में ये अंदाजा लगाया गया कि शायद ये एक ही परिवार की सब महिलाएं होंगी, क्योंकि ये भी कभी कभी देखा गया है कि किसी परेशानी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, या फिर और कोई ऐसी परेशानी है किसी के परेशान करने की वजह से, ज़मीनों के मुकदमेबाजी की वजह से पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर लेता है, या परिवार में ही आपसी किसी 2 व्यक्तियों के बीच मनमुटाव के कारण पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है। यही परसेप्शन वहाँ भीड़ के पास और पुलिस में भी था कि शायद ये लड़कियाँ एक ही परिवार की हैं, और किसी ऐसे कारण से, जो एक साथ, जो एक सारा एक कारण जो सब पर लागू होता है, उसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली।
क्योंकि जब असहनीय पारिवारिक परेशानियां, तंगी ये होती है, तब इस तरह की घटनाएं इक्का दुक्का हुआ करती हैं। लगभग 2 घंटे बाद धीरे धीरे शवों की पहचान शुरू हुई। इसी बीच में डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सारे अधिकारी पहुंच गए। इतनी बड़ी संख्या में कम उम्र की लड़कियों के शव देख के सभी आश्चर्यचकित थे। जब चारों की पहचान हुई तो ये पता लगा कि हैं तो सब एक ही गांव के, लेकिन एक ही परिवार की नहीं हैं। सब अलग अलग परिवार की लड़कियां हैं और ये गांव है अरबई। ये भी पता लगा कि इनमें से 2 शादीशुदा हैं। एक की शादी 3 दिन बाद यानी 27 अप्रैल 1996 को थी और एक लड़की अविवाहित थी। एक तो कोई कॉमन कारण या सामान्य कारण ऐसा नहीं था जो चारों पर लागू हो, इसलिए चारों ने आत्महत्या की। चारों की पारिवारिक परिस्थितियां अलग अलग थीं। चारों की विवाहित अविवाहित होने की जो स्टेटस था उनका वो अलग अलग था, पर उम्र सबकी एक साथ, हम उम्र लड़कियां थीं। किसी भी 2 लड़की में 1 साल से अधिक का अंतर नहीं था। गांव वालों ने वहीं मौके पर बताया कि साहब ये बहुत अच्छी दोस्त हैं। सवेरे के समय शौच जब जाती हैं तो एक साथ जाती हैं और शाम को जाती हैं तो एक साथ जाती हैं। इसको छोड़ के बाकी कोई चीज उन चारों में कॉमन नहीं थी। लेकिन दोस्त होना और एक साथ आत्महत्या कर लेना या एक साथ उनकी हत्या हो जाना, इसके पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया था। खैर, भीड़ चूंकि 1000 के ऊपर हो गई तो तत्काल वहां से बॉडीज को हटाया जाना उचित माना गया। चारों शव के जो हिस्से थे अलग अलग इकट्ठा करके एक जगह रखे गए थे। उनका किसी तरह पंचनामा यानी पंचायतनामा भरा गया महिला पुलिसकर्मियों को बुलाकर। उसके बाद उन्हें एक गट्ठर जैसी शक्ल में बांध दिया गया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। किसी भी लड़की का कोई अंग सलामत नहीं था। गट्ठर में बांध के उसको सील किया गया और फौरन गाड़ी से पोस्टमार्टम हाउस के लिए रवाना कर दिया गया। पूरा गांव ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये चारों अलग अलग परिवार की, अलग अलग बैकग्राउंड की, मैराइटल स्टेटस इनका शादीशुदा या गैर शादीशुदा सब अलग अलग, एक साथ ही आत्महत्या कैसे कर सकती हैं। कोई उसमें बहुत वेल टू डू फैमिली यानी अच्छे किसान की फैमिली का, कोई एकदम मजदूर की फैमिली का। तो चारों अलग अलग बैकग्राउंड की, अलग अलग स्टेटस की महिलाओं ने या लड़कियों ने, यंग लड़कियों ने एक साथ सुसाइड किया। ये बात किसी के गले उतर नहीं रही थी और शायद इसीलिए गांव वालों के मन में ये शंका तुरंत घर कर गई कि ये सुसाइड नहीं है, ये इनकी हत्या हुई है। और हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए इन चारों को ट्रेन के सामने फेंक दिया गया। इसीलिए पुलिस को भी और बाकी लोगों को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार होने लगा कि हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो कि इनके साथ हत्या हुई है कि आत्महत्या हुई है। चारों का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। सभी शरीर के जो चारों शरीर सील करके भेजे गए उन सब में 25-30 से ज़्यादा चोटों का जिक्र है, लेकिन ज़्यादातर लेसेरेटेड वुंड्स हैं। घिसट के कारण 1-2 शार्प कट के अलावा लेसेरेटेड वुंड हैं। क्लियर एजेज नहीं हैं जहाँ पर भी कट मार्क्स हैं, सब में लेसेरेशन मौजूद था। हिट बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट। चोटों के नेचर के बाद जो डॉक्टर की ओपिनियन थी कि ये क्लियर कट एक्सीडेंट है, ये क्लियर कट आत्महत्या है और इसमें हत्या जैसी कोई बात, कोई ऐसे जख्म, कोई ऐसी चोट या कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि एक चीज़ और मांगी गई थी कि क्या इनके साथ बलात्कार हुआ है। हालांकि शव की स्थिति
ऐसी नहीं थी कि उसको एक बार में देख के बलात्कार के बारे में महिला डॉक्टर कोई रिपोर्ट दे सके। लेकिन फिर भी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट की गई, स्लाइड्स बनाए गए, सब किया गया। बाद में किसी भी तरह के किसी दुराचार की बात नहीं आई। पुलिस के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि अखबार और पब्लिक ओपिनियन ये इसको हत्या बता रहे थे और पुलिस के एक्सपीरियंस के हिसाब से परिस्थितियां इसे आत्महत्या बता रही थी। लेकिन हत्या या आत्महत्या दोनों ही स्थितियों में कारण का पता करना आवश्यक था। कोई नहीं मानता अगर आप बिना कारण के इसको हत्या या बिना कारण के आत्महत्या बता देंगे। हत्या है तो कारण होना चाहिए और हत्या करने वाले होने चाहिए, किसने हत्या कर दी। और अगर आत्महत्या है तो ऐसा कोई कारण होना चाहिए जो चारों पर लागू होता हो। एक या दो तो कर सकती हैं, लेकिन बाकी दो ने क्यों साथ दिया? ऐसा तो नहीं कि दो आत्महत्या करने गई, बाकी दो की हत्या हो गई। तमाम कॉम्बिनेशन में लोग बात कर रहे थे, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये आत्महत्या है। सबसे पहले गांव वालों के बयान लिए गए। महिलाओं ने बताया कि चारों एक साथ सुबह और शाम शौच क्रिया के लिए घर के बाहर जाती थीं और उस दिन भी उसी टाइम पर शौच के लिए निकली थीं। और आप जानते हैं गांव में महिलाओं के लिए ये बड़ा कष्टप्रद है कि उजाला होने के पहले और अंधेरा शुरू होने के बाद सुबह और शाम को वो शौच के लिए बाहर जाती हैं। ये बात मैं वर्ष 1996 की बता रहा हूँ। अब तो स्थितियाँ बहुत सुधरी हैं, हर घर के सामने आपको एक शौचालय बना हुआ मिलेगा। अपनी मर्जी से कोई जाना चाहे तो बाहर शौच के लिए जाए, वरना अब महिलाओं और लड़कियों के लिए उनके घर के सामने ही ये इंतज़ाम, सरकारी इंतज़ाम किया गया है। पर सभी लोगों ने, सभी महिलाओं ने या घर वालों ने ये बताया कि साहब ये शौच के लिए गांव की कोई महिला कभी रेलवे लाइन की तरफ नहीं जाती। आज ये रेलवे लाइन की तरफ कैसे चली गई, इसका कुछ पता नहीं लग रहा है। क्यों गई, किस वजह से गई? क्योंकि सामान्य रूप से जो महिलाएं जिधर जाती हैं वो रेलवे लाइन के बिल्कुल उल्टी दिशा में है। कभी कभी दूसरी महिलाएं और बच्चियां भी जब सुबह के समय साथ में निकलती थीं तो ये लोग सब एक साथ हो जाती थीं। उनसे बात की गई, क्योंकि जो जिनकी मृत्यु हो गई है उसके बारे में स्पेसिफिक तो वही बता सकता है, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। तो साथ के लोगों से विमर्श किया गया, पूछा गया, तो उन्होंने कहा साहब सब लोग जाते हैं, फला तरफ जाते हैं और पूरे गांव को पता है कि उधर महिलाएं जाती हैं, इसलिए पुरुष उधर कभी नहीं जाते और महिलाएं कभी रेलवे पटरी की तरफ नहीं जाती, क्योंकि रेलवे पटरी की तरफ पुरुष और लड़के ये उस तरफ शौच के लिए जाते हैं। जब भी आप कभी ट्रेन से निकलें और समय सवेरे का हो जाए, धुंधल का जिसे कहते हैं, 5 से 7 के बीच में, तो आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से अगर ट्रेन निकल रही हो, गांव पास में हो, तो आपको साफ दिख जाएगा ट्रेन की पटरियों के किनारे महिलाएं बैठी नहीं मिलेंगी, पुरुष हमेशा बैठे हुए मिलेंगे। ये गांव देहात में ये बड़ी कॉमन सी व्यवस्था है। सभी को ये ताज्जुब हो रहा था कि ये लड़कियां चार चार एक साथ रेलवे लाइन की तरफ गई तो गई क्यों और पहुंची तो पहुंची कैसे। सिर्फ एक ही कारण उनका एक साथ रेलवे पटरी पर जाना हो सकता था, वो ये कि उन्होंने पहले से तय कर रखा है कि हमें ट्रेन के नीचे कट कर आत्महत्या करनी है। उसके अलावा कोई ऐसा कारण गांव का कोई भी न तो महिला और न पुरुष बता पाई कि उस तरफ इतनी सवेरे जाने का क्या मतलब है। ये बात जब किसी की समझ में नहीं आई तो इंस्पेक्टर ने जीआरपी से संपर्क करके उस पीरियड में, उस स्लॉट में, सुबह के उस पीरियड में 6 से लेकर 8 बजे के बीच में कितनी गाड़ियां क्रॉस हुई हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस से ये सूचना उन्होंने प्राप्त कर ली और ये पाया कि 2 सवारी गाड़ियां, 2 पैसेंजर ट्रेन और एक माल गाड़ी इस पीरियड में क्रॉस हुई हैं।
उनके ड्राइवर्स का नाम पता किया गया। वो कहाँ रहते हैं या कहाँ उनका कार्यालय है, कहाँ से चलते हैं, संबंधित स्टेशन मास्टर को ये बता दिया गया रेलवे पुलिस फोर्स जीआरपी के माध्यम से कि यहाँ से टीम जा रही है उनसे पूछताछ करने के लिए, कृपया उस समय वो वहीं पर मिलें। तीनों से बातचीत हो गई और आखिरकार उस ड्राइवर को भी लोकेट कर लिया गया और उससे भी बातचीत हुई जिसके ट्रेन से कट कर ये चारों लड़कियां मरी थीं। उसने बताया कि सुबह कोई 6:30 बजे का वक्त रहा होगा, पर्याप्त उजाला हो गया था और विजिबिलिटी एकदम क्लियर थी, दूर की चीज़ें बहुत साफ दिखाई दे रही थीं। हम डिंगवाही रेलवे स्टेशन से निकले थे। मालगाड़ी के लिए उसने बताया कि जब हम किसी रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो वहाँ पर स्पीड कम कर लेते हैं और स्टेशन के आउटर पास होते ही हम अपनी नॉर्मल स्पीड में यानी स्पीड गेन कर लेते हैं। तो उसने भी बताया कि डिंगवाही रेलवे स्टेशन क्रॉस करते समय हम धीमे थे, लेकिन जब उसके आगे हुए तो हमने अपनी स्पीड गेन कर ली। इसी बीच में दूर से हमें दोनों पटरियों के बीच में रंग बिरंगे कपड़े दिखाई पड़े, चटक लाल पीले हरे टाइप के। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर किस वजह से ये कलर्ड कपड़े वहाँ पर हैं। थोड़ा सा नज़दीक जाने पर यह पता लगा कि ये सब लड़कियां और महिलाएं बीच में लेटी हुई हैं। पूरा शरीर दोनों पटरियों के बीच में है, गर्दन या सिर का हिस्सा पटरी पर है। एक आध का लेटना इस तरह या एक आध व्यक्ति का या लड़का या लड़की का, पुरुष या स्त्री का इस तरह से लेटना तो कॉमन है, अपनी सर्विस के दरमियान बहुत बार उन लोगों ने देखा है। लेकिन एक साथ उसका ये कहना था कि मैं गिन नहीं पाया कि कितने थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 4-5 लड़कियां एक साथ लेटी हुई हैं। मैंने उसी समय जैसे ही विजिबिलिटी में क्लियर हुआ हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी देखा कि वो हट नहीं रही हैं, एकदम हम नज़दीक आ गए। मुझे ये अंदाज़ था कि कभी कभी बच्चे ऐसा खिलवाड़ करते हैं कम उम्र के कि गाड़ी दूर देख लेते हैं, ट्रेन के बीच में पटरियों के बीच में खड़े हो जाते हैं, नज़दीक आते ही कूद के इधर उधर हो जाते हैं। मुझे ये अंदाज़ लगा कि शायद जो भी लड़कियां हैं वो भी शायद इसी तरह का कुछ उनके दिमाग में है, गाड़ी नज़दीक आ जाएगी, कूद के ये हट जाएंगी। एकदम नज़दीक आने पे फिर मैंने हॉर्न बजाया और तब देखा कि एक लड़की उसमें से उठने और उसके बाद भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जिधर सिर था उधर नहीं भागी, जिधर पैर था उधर खड़ी हुई और उल्टी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो खड़े खड़े ही इंजन के ठीक सामने टकरा गई। बाकी तीनों लड़कियां अपनी जगह से हिली नहीं। चूंकि उनका सबका शरीर दोनों पटरियों के बीच था, पहिया जब चढ़ी होगी तो शरीर में हरकत हुई होगी, तो नीचे जो डिब्बों के पहियों के बीच का एक्सेल होता है और तमाम पाइप्स और रॉड्स उसमें से निकले होते हैं, ऐसा लगता है कि वो शरीर उनसे टकराकर छत विछत हो गया होगा। और शायद इसीलिए बॉडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। उससे ये पूछा गया कि जब आपने देखा कि ये कुछ लड़कियां हैं तो आपने क्या ट्रेन रोकने की कोशिश नहीं की? उसने कहा, साहब हम इतनी स्पीड गेन कर चुके थे कि हमारा ब्रेक लगाना असंभव था, मैं कर ही नहीं सकता था उसे, कोशिश करके भी मैं नहीं कर सकता था। अल्टीमेटली हम कितना भी कम करते, उन लड़कियों के शरीर से वो ट्रेन पास हो जाती। एक बार जब, चूंकि वो देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं, उनकी विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर रहती है, ट्रेन ड्राइवर या उनका जो सपोर्टिंग 2 या 3 स्टाफ होता है, बोले साहब रूह कांप गई। अगले स्टेशन पर अनशेड्यूल्ड ट्रेन, हमारा गुड्स ट्रेन रोकनी पड़ी और वहाँ पर एक मेमो देना पड़ा कि इतने मीटर से इतने मीटर के बीच के ट्रैक में कुछ लड़कियों ने आत्महत्या की है। वो मेमो दे के मैं आगे चला गया। ट्रेन ड्राइवर के इस बयान से ये तो स्पष्ट हो गया कि ये मामला आत्महत्या का है। इसमें हत्या जैसी कोई बात ट्रेन वाले ने नहीं बताई। ट्रेन के ड्राइवर के सामने जो कुछ हुआ वो 100% आत्महत्या का ही मामला था। अब ये और क्लियर करना था कि उनमें से जो लड़की उठकर भागने का प्रयास कर रही थी
वो कौन सी लड़की थी, क्योंकि चारों किस किस स्थान पे ओरिजिनली लेटी थी और बॉडी कहाँ कहाँ पाई गई, ये डिस्टिंग्विश करना किसी के लिए किसी के बूते की नहीं थी। ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि वो किसने भागने की कोशिश की, और इम्पॉर्टेंट ये कि क्यों भागने की कोशिश की। जब ये तय हो गया कि आत्महत्या है तो उसका भी कारण होना चाहिए। पुलिस के लिए फिर परेशानी का कारण बना कि अगर आत्महत्या है चारों अलग अलग फैमिली की, अलग अलग बैकग्राउंड की, तो आखिर क्यों एक साथ आत्महत्या की गई। अखबार वालों ने इतना लिखा कि एसपी बांदा ने 4 टीमें बनाई, हर लड़की के परिवार के लिए एक टीम, और उनको स्पेसिफिक टास्क दिया बुला के। हर टीम में महिला पुलिसकर्मी शामिल की गई कि हर लड़की के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता करें। क्या पिछले कुछ दिनों से इनमें से कोई भी किसी मानसिक तनाव से गुजर रही थी, किसी की कोई रंजिश या कॉमन रंजिश, किसी का कोई प्रेम प्रसंग अगर है तो, ऐसी कोई समस्या जिसका संबंध चारों से है, इसका खासकर पता लगाने की कोशिश की जाए। लड़कियों की सभी रिश्तेदारियों में ये टीम जाकर कोशिश करे ये जानने की कि लड़की या लड़की के परिवार में ऐसा क्या गड़बड़ है या ऐसी क्या दिक्कत है कि उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। हो सकता है एक से अधिक लड़कियों के परिवार में ऐसी कोई, जैसे आर्थिक तंगी है, राशन की दिक्कत है, शादी के लिए पैसे की दिक्कत है, तरह तरह की समस्याएं गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं। ये स्पेसिफिक टास्किंग करके चारों टीमें रवाना कर दी गई और बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की गई। उसका कारण ये था कि अखबारों ने इतना लिखा कि डीजी ऑफिस पे बहुत दबाव बना कि आप इसके कारणों की जांच करें कि यह हत्या है कि आत्महत्या है। अगर हत्या है तो जो उसमें मुलजिम हैं, जो इसमें अपराधी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आत्महत्या है तो क्यों आत्महत्या है, क्या कारण है, ताकि सबको ये बात गले से सबके उतर जाए कि हाँ, ये आत्महत्या ही हो सकती है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। पूरी जांच रिपोर्ट के साथ सीओ सिटी बांदा को लखनऊ तलब किया गया डीजी ऑफिस में कि आप पूरी जांच रिपोर्ट कप्तान साहब की दस्तखती उसको लेकर आइए, यहाँ उसका परीक्षण किया जाएगा कि आपकी जांच से जो बात निकल कर आई है वो सही है कि गलत है। सीओ सिटी बांदा वो रिपोर्ट लेकर डीजी ऑफिस आए, वहाँ उसका परीक्षण कराया गया और शाम को डीजी ऑफिस से एक प्रेस नोट सभी अखबारों के दफ्तर में भेजा गया। चूंकि हम लखनऊ में ही पोस्टेड थे, शाम को अखबार वालों से पता लगा कि साहब उसमें जांच हो गई है और उसमें सामूहिक आत्महत्या का ही प्रकरण पुलिस की जांच में आया है। अगले दिन अखबारों से मुझे पता लगा कि सीओ सिटी झांसी आए हैं यहाँ पर डीजी ऑफिस, वो रिपोर्ट लेके आए हैं। उस पर डीजी ऑफिस के अधिकारियों ने डिस्कशन किया और उसके बाद फिर प्रेस को ये बताया गया कि ये सामूहिक आत्महत्या का ही प्रकरण है, इसमें हत्या जैसी कोई बात जांच में प्रकाश में नहीं आई है। सीओ सिटी बांदा चूँकि मेरे साथ, मुझसे 2 बैच सीनियर थे और मेरे साथ जौनपुर में तैनात थे, अखबार में उन्हीं का नाम निकला था। मैंने उनके बांदा के दफ्तर में फ़ोन करके ये बताया कि वो शायद लखनऊ आए थे, अगर गए न हों तो उनसे बता दीजिएगा मेरे ऑफिस के इस नंबर पर या मेरे घर के इस नंबर पर मुझसे बात कर लें। आप समझ सकते हैं उस समय मोबाइल कोई था नहीं, लैंडलाइन का ही यूज़ कर सकते थे वो कहीं से भी। खैर, उन्होंने दिन में 1-2 बार, हम लोगों की भी आदत थी कि दिन में 3-4 बार कहीं न कहीं से ऑफिस या घर पे फ़ोन कर लेते थे कि कोई ज़रूरी फ़ोन तो नहीं आया, कोई इम्पोर्टेंट बात तो नहीं हुई। पुलिस वालों से बहुत दिक्कत इसलिए नहीं थी कि जब उनको पता लगा कि ऑफिस में फ़ोन पर नहीं हैं, तो वो कंट्रोल रूम से फ़ोन करवा देते थे या सेट पे कह देते थे कि फ़लाँ आदमी से इस नंबर पर बात कर लें, तो उनसे बात हो जाती थी। उनको कम्युनिकेट हुआ और शाम को उनका फ़ोन आया। मैंने पूछा कि सर आपने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी, समझ में नहीं आ रहा है, अखबारों में रोज़ हम लोग पढ़ते हैं
कैसे कंक्लूड किया गया और कैसे ये जिज्ञासावश सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारी भी चूँकि बहुत नौकरी नहीं हुई थी, कुल 5-6 साल की नौकरी थी, तो इसलिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कैसे इन्फ्रेंस इन्होंने ड्रॉ किया। तो उन्होंने बताया कि देखिए 2 इसमें शादीशुदा थीं और दोनों शादी होने के बाद पहली बार जब मायके आईं तो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थीं। उन दोनों के ससुराल में ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे थे। पति भी मारता पीटता था और सास ससुर भी मारते पीटते थे, घर का सारा काम कराते थे। इतना परेशान हो गई कि उनकी रूह कांपती थी दोबारा अपने ससुराल जाने में। तीसरी की शादी 27 को तय थी, 24 को उन्होंने आत्महत्या की है, 27 को शादी उसकी होनी थी। अपनी उन 2 सहेलियों की बात सुन सुनकर वो इतना डर गई कि वो लगभग हर दिन अपनी माँ से कहती थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। घर की औरतें जब पूछती क्या बात है तो वो इन्हीं दोनों का हवाला देती थी कि देख लीजिए क्या हाल होती, शादी में गई हैं, किस तरह से होकर लौटी हैं। और जब कोई बताता है उनको कि ससुराल वाले उसको लेने के लिए आए हैं तो रोने लगती हैं, रूह कांपने लगती है। ये बात सुनते ही उसको डांट डपट के चुप करा दिया जाता है कि वो भी गई है, फिर जाएगी और तुमको भी जाना है। ये सब फालतू बातें हैं। शादी जिसके घर जाओगी उसकी मर्जी से ही तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसकी मर्जी से ही वहाँ रहना पड़ेगा। चारों परिवारों से बात करके जांच अधिकारी ने अपना एक अनुमान लगाया कि साहब चूंकि 2 ससुराल के उत्पीड़न से आजिज थीं और वो अपनी ये बातें दोनों सहेलियों से शेयर करती थीं। एक की शादी 3 दिन बाद होने वाली थी और एक के घर वाले शादी ढूंढ रहे थे। ऐसा लगता है कि उन चारों ने जब आपस में बात हुई होगी तो ये सोचा होगा कि बजाय इसके कि शादी हो के हम ससुराल जाएं या हम विदा हो के ससुराल जाएं और वहाँ पे इतनी दुर्गति झेलें, इससे बढ़िया है हम लोग कट के मर जाते हैं। और शायद इसी वजह से, क्योंकि अनुमान ही लगाया जा सकता है परिस्थितिक जन्य जो भी कारण हैं उनको देख के, असली बात तो उसी के साथ चली गई जिसने आत्महत्या कर ली। लेकिन परिवार वालों से बहुत डिटेल जांच और बयान के बाद जांचकर्ता अधिकारी का यही इन्फ्रेंस था कि संभवतः इसी वजह से इन लोगों ने आत्महत्या कर ली। सामूहिक आत्महत्या बताकर ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बाद पुलिस फाइल में इन चारों के जान जाने की का जो कारण है वो आत्महत्या बताकर वो फाइलें हमेशा के लिए बंद कर दी गई। आज की घटना, आज की घटना में 4 सहेलियों द्वारा आत्महत्या, ये दिल दहला देने वाली घटना है जो सोचने के लिए मजबूर करती है, किसी को भी सोचने के लिए मजबूर करेगी कि ग्रामीण परिवेश की 4 लड़कियां जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं पर जान देने की बात पर एक राय हो गई कि हाँ हम जान देंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर ये दोस्ती निभाने वाली बात थी तो लड़कियों की इस दोस्ती की मिसाल आने वाले कई दशकों तक दी जाएगी कि दोस्ती हो तो ऐसी हो। एक को तकलीफ हुई, चारों ने जान दे दी। 2 को तकलीफ हुई, चारों ने जान दे दी, अगर ये दोस्ती की बात है। पर अगर किसी परेशानी के कारण और सिर्फ परेशानी का पूर्वानुमान लगाकर आत्महत्या के लिए ये चारों एक राय हुई हैं तो ये हमारी सामाजिक संरचना में किसी खोट की तरफ इशारा करती हैं कि हम में कोई कमी है, सोसाइटी में कोई कमी है, कि हम इनको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ये उस समय की बात है जब कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था किसी तरह का। और ये भी सच है कि उस ज़माने में लड़कियों के साथ ससुराल में बहुत दुर्व्यवहार होता था। उसी समय मैंने सर्विस शुरू की थी। उस ज़माने में जो दहेज हत्या के मामले थे,
आज उनकी संख्या उस ज़माने की संख्या की तुलना में बहुत कम है। कारण ये था कि एक बार जब वो ससुराल लड़की चली गई, तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जब वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद वापस मायके आएगी, तभी मायके वालों को पता लगेगा कि उसके साथ क्या हुआ। आज जैसा नहीं है कि सुबह अगर किसी ने डाँटा, 5 मिनट में अपनी माँ को बता दिया फ़ोन करके, अपने भाई को बता दिया, अपनी बहन को बता दिया। खाली फ़ोन करके नहीं, वीडियो कॉल करके रोते हुए बता दिया, और 10 मिनट में ही उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आते हैं, समझाते हैं, बात करेंगे। फ़ोन किया, कोई न कोई तरीका उसका वाया मीडिया, मतलब वो लड़की जो किसी वजह से परेशान थी, उसने घर वालों को अपनी समस्या को 5 मिनट में बता दिया, और घर वालों ने उसकी सॉल्यूशन की दिशा में अगले 5 मिनट में सोच लिया। ये तो अब की बात है। तब की बात ये थी कि जब वो एक बार ससुराल गई, तो मायके वालों को कुछ भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि घर घर लैंडलाइन फ़ोन नहीं हुआ करते थे। किसी भी लड़की को थाने तक जाने की, बहू को खासकर थाने तक जाने की इजाज़त नहीं थी। बीच में वो अपने कष्ट को किसी से बता नहीं सकती थी, ससुराल में मुंह नहीं खोल सकती। मायके वाले जब आते हैं और भाई या बाप, तो 4 आदमी बैठे रहते हैं कि घर की कोई शिकायत मेरी बहू अपने मायके वालों से न करे, और बहू भी सोचती है अगर इनके सामने शिकायत की तो आने वाले दिनों में और परेशान की जाएगी। बात तभी पता लगती है जब वो विदा होकर अपने मायके आती है। अब परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं जो उस समय 1996 की इस घटना के समय में थी। जो जांचकर्ता अधिकारी ने जो अनुमान लगाया, अब वैसी स्थितियां नहीं हैं। ऐसे जुल्म सितम कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये इस तरह से बहुओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, ससुराल में नई आने वाली लड़कियों के प्रति ये जो अत्याचार था, ये ख़त्म हो गया हो। आज के कम्युनिकेशन की वजह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रूर निश्चित है, इस पूरे समय में 94, 95 से लेके और अब तक जितनी मेरे करियर की जर्नी है, ये पहले से बहुत कम हो गए हैं। सही समय पर लोगों को जानकारी हो जाती है। हमारे ख्याल से आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो हमें ज़रूर मेरी मेल आईडी पर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।